नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीव पर। और मैं संजीव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 1909 का भारत परिषद अधिनियम और 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। आज उससे आगे बढ़ते हैं और आज दो नए अधिनियम को पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 और आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यहाँ की जनता को यानी भारतीय लोगों को खुश करने के लिए, मतलब वो उग्र ना हो, आंदोलन ना करे, इसलिए बीच बीच में नए नए अधिनियम लाते रहते थे। जब 1919 का अधिनियम लाया गया था और उसमें जो भी प्रावधान किए गए थे उससे भी जनता यहाँ की खुश नहीं हो पाई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी या फिर मुस्लिम के लिए जो उसके नेतृत्व करता अली जिन्ना थे, वो हो गए, या फिर गांधी जी हो गए। चूँकि गांधी जी भी 1900 के आसपास में 1920 के आसपास में असहयोग आंदोलन चलाए थे, तो गांधी जी भी खुश नहीं थे इससे। तो क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे आंदोलन यहाँ किए गए जिससे कि ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि आगे चल कर के ऐसा ना हो कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसी की तरह एक बड़ा विद्रोह का सामना करना पड़े मुझे। तो बहुत सारे कारण थे, हम आपको बताएंगे। जानते हैं पहले इसका पहला कारण क्या था। मैंने बताया असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से लेकर 22 ईस्वी तक चला था। बहुत बड़ा आंदोलन था ये भी। हालांकि कुछ वजह से कुछ कांड हुए थे चौरा चौरी में जिसकी वजह से इसे स्थगित किया गया था, लेकिन एक ये भी कारण था जिसकी वजह से भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था। दूसरी बात, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो अधिनियम लाया गया था 1919 का, उसमें एक प्रावधान किया गया कि एक ऐसा आयोग गठित किया जाएगा जो 10 वर्ष के बाद यह जांच करेगी कि अधिनियम को लाने से लोग कितने संतुष्ट हुए या फिर इस अधिनियम में क्या सुधार की ज़रूरत है, इससे क्या फ़ायदा हुआ। इन सारी चीज़ों की जांच करने के बाद रिपोर्ट सौंपेगा। तो चूँकि यह प्रावधान 1919 में किया गया था, तो 10 साल बाद यानी 1929 में एक जांच कमेटी गठित करनी थी। लेकिन साइमन कमीशन जो है ये 1927 में यानी 2 साल पहले ही आना था 1929 में, लेकिन 2 साल पहले 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि भारत में जनता इतने उग्र हो गए थे, इतने सारे यहाँ आंदोलन होने लगे थे कि उससे पहले ही ये साइमन कमीशन का गठन किया गया जांच करने के लिए आखिर कि उस भारत शासन अधिनियम 1919 जो था उसका क्या इफ़ेक्ट रहा, क्या प्रभाव रहा। तो साइमन कमीशन का गठन जब 1927 में हुआ तो 1928 में वो भारत आ गए। ठीक है, जब भारत में साइमन कमीशन आया 1928 में, तो इसका पुरजोर विरोध किया गया। यहाँ सभी अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा पूरा विरोध किया गया। कारण क्या था कि जो कमेटी थी साइमन कमीशन, इसमें जितने भी सदस्य थे वो सारे अंग्रेज़, एक भी भारतीय नहीं थे उसमें। सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ का क्या व्यवस्था है, इसकी जांच करने के लिए अंग्रेज़ इंग्लैंड से आ रही है। तो अंग्रेज़ी टीम कितने अच्छे से रिपोर्ट बना सकती है। जो यहाँ प्रैक्टिकली रहता है देश में, वो सच्चाई को पहचान सकता है, जान सकता है, वो सच्ची रिपोर्ट दे सकता है। तो इसमें कोई भी भारतीय लोग शामिल नहीं थे, इसकी वजह से इसका पुरजोर विरोध किया गया। आप लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, हमारे लाला लाजपत राय जी इसमें मर भी गए थे, चूँकि लाठी प्रहार उस पर बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इस साइमन कमीशन का भारत में आना भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था। दूसरा, इस सुधार के लिए नेहरू जी ने अपनी एक रिपोर्ट भी रखी थी जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं 1928 में। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने सुधार के लिए, मतलब मुस्लिमों के सुधार के लिए 14 सूत्रीय कार्यक्रम रखा था। मतलब 14 सूत्रीय मांग कह सकते हैं, उन्होंने मांग रखी थी अपनी। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था यहाँ पे 1930 में। और यहाँ के सुधार के लिए, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ के शासन से रिलेटेड इंग्लैंड में ब्रिटेन की सरकार के द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन करवाए गए थे। ठीक है, तो इन 3 गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भी शामिल हुई थी, मतलब कांग्रेस की तरफ से कहते हैं, और महात्मा गांधी जी भी एक बार पार्टिसिपेट किए। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे कारण हो गए थे इंग्लैंड के सरकार के पास कि अब भारत में जो है शासन को बनाने के लिए लोग जो है इतने उदंड हो गए, शासन चलाना मुश्किल हो सकता है आगे चल करके। तो इन सभी को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए जो है एक बड़ा सा अधिनियम
लाया जाए। तो इन सभी लोगों को संतुष्ट करने के लिए, सभी लोगों को थोड़ा न थोड़ा कुछ न कुछ देने के लिए एक अधिनियम लाया, भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखिए इसमें क्या विशेषताएं थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है। देखिए सबसे बड़ी विशेषताएं तो ये है कि यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। लंबा इसलिए बोल सकते हैं कि जितने भी अधिनियम हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसमें से सबसे ज़्यादा प्रावधान इसी अधिनियम में किया गया था। और विस्तृत दस्तावेज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा दस्तावेज बाद में आगे चल कर के घोषित हो गया कि इसकी विशेषताओं के चलते जब हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में और हमारा अपना संविधान नहीं बनता है, तो इसी अधिनियम को 1935 के अधिनियम को ही हम लोग फॉलो करते हैं और इसी के आधार पे हमारे यहाँ शासन चलता रहता है। ऐसा दस्तावेज है ये। इसमें कुल मिला के देखें तो 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी और 14 भाग थे। ठीक है, इतना बड़ा। सोच सकते हैं कि अभी हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है और उस समय 1935 में ही जो एक अधिनियम लाया था उसमें भी 321 अनुच्छेद थे। सोच सकते हैं कितना बड़ा अधिनियम वो भी होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ का मतलब क्या हुआ कि भारत को एक ऐसा संघ बनाया जाएगा जिसमें कि जो ब्रिटिश प्रांत हैं इसको शामिल किया जाएगा, जो चीफ कमिश्नरी है इसको शामिल किया जाएगा और जो देसी रियायतें हैं इसको भी शामिल किया जाएगा। यानी सबको मिला करके एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। ठीक है, हालांकि जो देसी रियासतें थी इस पर कोई प्रेशर नहीं डाला गया कि आपको भी शामिल होना है, मतलब इच्छा अनुसार थी, जो शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अगली विशेषताएं क्या थी कि जो भारत में द्वैध शासन व्यवस्था है और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था थी। जो प्रांत में गवर्नर थे, जो उसकी विधायिका थी, और उसके शक्ति को जो है केंद्रीय विधायिका, जो 2 विषय थी उसकी बांट दिया गया था, स्थानांतरीय और आरक्षित। तो पहले क्या थी कि प्रांतों में द्वैध शासन थी और अब क्या हुआ कि प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। द्वैध शासन की विशेषताएं या फिर कह सकते हैं कि क्या होता है उसको हम लोगों ने अच्छी तरह बताया था कि जो केंद्रीय विषय है हमने उसमें लिखा था प्रांतीय विषय, क्योंकि प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था थी, उसे तो अब ख़त्म कर दिया गया। तो अब केंद्र के लिए हम लोग पढ़ेंगे। जो केंद्रीय विषय है इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया, स्थानांतरित वाला विषय और आरक्षित विषय। इसमें क्या हुआ था कि जो स्थानांतरित विषय है इसमें वायसराय जो है अपने विधायिका के सदस्य के साथ मिलकर कानून बनाएगी और शासन चलाएगी, और जो वायसराय है वो आरक्षित विषय पर अपने स्वेच्छा से चलाएगी, बोले तो एक तरह से कार्यपालिका के हिसाब से। ठीक है, अगली विशेषताएं क्या थी कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना, और जो विषय थी केंद्र सूची में और राज्य सूची में, इसको अब 3 सूची में विभक्त कर दिया गया। ठीक है, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, जैसे अभी है हमारे यहाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस तरह का व्यवस्था जो है ये 1935 के अधिनियम में पहली बार किया गया था। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना हम लोग कि हमारे संविधान में जो है 1935 के अधिनियम को लगभग 70% कॉपी किया गया। तो ये 1935 के अधिनियम में ही पहली बार ये उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी। उत्तरदायी शासन की व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ के जो शासक होंगे, जैसे वायसराय थे उस टाइम में, तो वो जो है अपनी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी विधायिका के अनुसार ही वो शासन कर सकता है। तो ये था उत्तरदायी सरकार। तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का मतलब है कि प्रांत में कौन शासन करते थे? गवर्नर। तो जो गवर्नर थे वो अपनी विधान परिषद के सदस्यों के प्रति जो उसके सुझाव होते थे उन्हीं के हिसाब से काम करते थे। मतलब गवर्नर विधायिका के प्रति उत्तरदायी था, इसे बोलते हैं उत्तरदायी शासन। और जो विषय थे उसको 3 भागों में बांट दिया गया, केंद्रीय, प्रांतीय और समवर्ती। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस 1935 के अधिनियम के तहत जो है संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। कहा गया कि एक संघीय न्यायालय भी भारत में होना चाहिए, और इसी 1935 के अधिनियम के बाद 2 साल बाद यानी 1937 में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट, भारत सचिव की जो परिषद थी, बताए थे ना इंग्लैंड में जो भारत सचिव रहते थे, उसकी सहायता के लिए जो 15 सदस्य की परिषद होती थी, इसका विघटन कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। अब उसका परिषद नहीं रहेगा। और सलाहकारी परिषद का गठन किया गया। एक परिषद ऐसा बनाया गया जो सचिव को सलाह दिया करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 5वां,
दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन। देखिए ये वाला काम चलता रहा, ये पृथक निर्वाचन वाला सिस्टम बंद नहीं हुआ लोगों को बांटने का। पहले मुस्लिमों को किया, फिर सिख, ईसाई, यूरोपियन, भारतीय, इन लोगों के लिए किया। और अब देखिए 1935 के अधिनियम में क्या किया, जो दलित जाति है इसके लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिया, महिलाओं के लिए अलग बना दिया गया, मजदूर वर्ग जो थे उसके लिए अलग बना दिया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, 6 प्रांतों में यानी कि बंगाल, मद्रास, बम्बई, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, इन 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। द्विसदनीय व्यवस्था क्या है हमने पिछले वीडियो में बता ही दिया है, जहाँ 2 सदन होती है। उसके बाद अगला, बर्मा को भारत से अलग किया गया। देखिए ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगली बात, सिंध को बम्बई प्रांत से अलग किया गया, यानी बर्मा को भारत से अलग किया, सिंध को बम्बई प्रांत से अलग किया, और उड़ीसा को बिहार के प्रांत से अलग किया गया। पहले उड़ीसा क्या था कि बिहार के प्रांत के तहत ही आता था, बिहार में शामिल था, तो 1935 के अधिनियम के तहत ही उड़ीसा को जो है वो बिहार से अलग किया गया। कब? 1936 में। ठीक है। नेक्स्ट, देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए, जो हमारे देश की मुद्रा थी, करेंसी, और जो यहाँ के साख थे उस पर नियंत्रण करने के लिए जो है एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए, ऐसा प्रावधान किया गया। 1935 के अधिनियम में कहा गया कि एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया, और उसी के तहत आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। अगली विशेषताएं, प्रांतों के लिए लोक सेवा आयोग। जैसे पहले क्या था कि हम लोगों ने पढ़ा था 1919 के अधिनियम में कि जो केंद्र के लिए जो था, जो सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करवाएगी उसके लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होना चाहिए। उसी तरह से अब प्रांतों के लिए भी लोक सेवा आयोग होना चाहिए। जैसे अभी है ना, यूपीएससी है केंद्र स्तर पे, और हर एक राज्य का अपना अपना भी लोक सेवा आयोग है, तो उसी तरह से प्रांतों के लिए जो लोक सेवा आयोग है इसका गठन होना चाहिए। ये प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया, जिसके तहत अभी भी हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये भी बोला गया कि जहाँ 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, ठीक है, 2 से अधिक प्रांत हैं, उसके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। अब देख लेते हैं हम लोग अंतिम अधिनियम, और वो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम इसलिए लाया गया, इसके कारण क्या थे कि 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के पीएम थे एटली, ठीक है, तो ये क्लीमेंट एटली जो थे ये ब्रिटेन के पीएम थे। तो इन्होंने ये घोषणा किया था 20 फरवरी 1947 को कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, तो 1945 के बाद ब्रिटेन की शक्ति अब उस तरह नहीं रह गई थी, और उसे ऐसा लगने लगा कि अब भारत को जितना जल्द हो सके अपना शासन उसे दे दिया जाए, उसे स्वतंत्र कर दिया जाए। तो क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा किया, याद रखिएगा ये डेट 20 फरवरी 1947 को, कि उन्होंने घोषणा में ये कहा कि जो 30 जून 1947 है, इस दिन के बाद भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, और जो सरकार है, जो शासन है, वो भारतीय लोगों के हाथों में दे दिया जाएगा। हालांकि इस पर मुस्लिम लीग ने बहिष्कार भी किया था कि नहीं, ऐसा करने से पहले जो है भारत को 2 भागों में बांट दो, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र, भारत पाकिस्तान, तब जाकर के ऐसा करना, नहीं तो फिर कौन शासन करेगा, इसके लिए मारी होगा यहाँ पे। तो एक तो पहली विशेषताएं, पहले कारण ये था इस घोषणा में कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का बात कहा गया। दूसरी बात है कि भारत की जो समस्या है इसके समाधान के लिए माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा जाएगा। मतलब कहा गया कि जो अभी वायसराय है वहाँ पे, पहले वेवेल थे यहाँ पे माउंटबेटन से पहले, तो बोला कि भारत में जो है शासन को, अब ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा, और जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए माउंटबेटन को यहाँ से वायसराय बनाकर भेजा जाएगा। तो ये भी बातें थी। और दूसरी बातें मैंने बताया पहले ही कि मुस्लिम लीगों ने क्या किया था, भारत के विभाजन की मांग कर दी कि पहले भारत का विभाजन कर दो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक अधिनियम लाया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए पढ़ते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए पहली विशेषताएं क्या थी, मैंने अभी बताया कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत में आने के बाद एक योजना बनाया
और एक प्रस्ताव उसे कह सकते हैं उन्होंने भारतीयों के बीच में रखा, जो भी भारत के लोग थे। उसमें इन्होंने क्या हुआ कि भारत के विभाजन की बात कही। उन्होंने कहा ठीक है, भारत का विभाजन किया जाएगा, किस आधार पर किया जाएगा, उन सारी बातों को उस योजना में बताया गया। तो माउंटबेटन का जो ये योजना था, इसको कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर लिया। दूसरी विशेषताएं क्या थी? 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया जाएगा और 2 स्वतंत्र डोमिनियन राष्ट्र यानी भारत और पाकिस्तान बना दिया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। ये याद रखिएगा, इनके सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। इसी अधिनियम में क्या घोषणा किया गया कि जो भारत का विभाजन किया जाएगा और 2 स्वतंत्र डोमिनियन राष्ट्र यानी भारत और पाकिस्तान बना दिया जाएगा। तीसरी विशेषताएं क्या थी कि जो भारत में है, जब शासन ही खत्म हो जाएगा तो वायसराय रहने का कोई मतलब नहीं है। तो बोला जो वायसराय का जो पद है ना, इसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और दोनों राष्ट्रों में जो है एक गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। मतलब वायसराय को ख़त्म कर दिया जाएगा और दोनों राष्ट्र में यानी भारत में भी और पाकिस्तान में भी एक गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जाएगा। दूसरी बात, जब वायसराय अब रहा नहीं तो इसके नियंत्रण करने के लिए जो इंग्लैंड में बैठता था भारत सचिव, उसका पद की क्या ज़रूरत है? बोला इस पद को भी ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और जो भी इसकी शक्ति थी भारत की सचिव की, ये शक्ति राष्ट्रमंडल के राज्य सचिव को दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो दोनों डोमिनियन राष्ट्र बने भारत और पाकिस्तान, इनके संविधान सभा को अपने अपने देशों में संविधान निर्माण की शक्ति दी गई। यानी अब भारत के लिए एक संविधान भी बनाना था, पाकिस्तान के लिए भी एक संविधान बनाना था। तो दोनों की संविधान सभा थी अपनी अपनी, उसको ये अधिकार दिया गया, शक्ति दिया गया कि अब जो है अपने अपने देश के लिए आप संविधान बनाएं, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि दोनों डोमिनियन राज्यों के संविधान सभा को अपने देशों का संविधान निर्माण करने की शक्ति दी गई। नेक्स्ट, 15 अगस्त के बाद ब्रिटिश संसद में पारित कोई अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों मानने के लिए तैयार ना हो। कहने का मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में जो भी अधिनियम पारित होगा, जो भी कानून बनाया जाएगा, वो इन दोनों डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान पे ये कानून लागू नहीं होगा। तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों देश इस कानून को मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए मतलब तैयार ना हो जाए या कोई कानून ना बना दे उसे मानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, शाही उपाधि जो थी पहले, जैसे ब्रिटेन की महारानी को यहाँ पर सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था, या वहाँ पे जो भी सम्राट होते थे उसे भारत का सम्राट कहा जाता था, तो ये शब्द को समाप्त कर दिया गया। अब चूँकि ब्रिटिश शासन ही अब समाप्त होने वाला है तो फिर ये उपाधि रख के क्या करेगा, तो इस उपाधि को भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है माउंटबेटन जो थे, अब दोनों प्रांतों में बताया ना कि भारत में भी और पाकिस्तान में भी अब वायसराय नहीं कहीं होगा, मतलब गवर्नर जनरल का पद किया जाएगा। तो भारत के लोगों ने जो है माउंटबेटन जो यहाँ वायसराय थे इसी को चुन लिया, बोला माउंटबेटन जी को जो है यहाँ का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। कहाँ से लाएंगे, दूसरे आदमी को चुनेंगे? चूँकि ये यहाँ पर पहले से काम कर रहे हैं, इसको नॉलेज भी भारत के बारे में हो गया है, तो माउंटबेटन को ही यहाँ का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। तो जो माउंटबेटन थे इसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि भारत के स्वतंत्र भारत के बोल सकते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया। ये माउंटबेटन पहले क्या था, वायसराय था हमारे यहाँ, वो इंग्लैंड के तरफ से भेजा गया था। लेकिन अब क्या हुआ, भारत के लोगों ने ही इसे चुन लिया, बोला आप ही गवर्नर जनरल बन जाइए यहाँ पे। तो पहला गवर्नर जनरल जो है माउंटबेटन को बनाया गया। कब? स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पहले ही बोले तो भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। नेक्स्ट, नए संविधान निर्माण होने तक, मतलब जब तक नया संविधान नहीं बन जाता है। जैसे हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन हमारा संविधान नहीं बन पाया था। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा संविधान तो लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो उससे पहले जब तक हमारा संविधान ना बन जाता है या लागू नहीं होता है, उससे पहले हमारे यहाँ शासन जो किया जाएगा वो किस आधार पर किया जाएगा। तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो है इसी के आधार पर शासन चलेगा। लेकिन ऐसा ये भी नहीं है कंपलसरी कि लोग मानना ही पड़ेगा इस अधिनियम 1935 को, ऐसा नहीं है। बोला कि यदि भारतीय चाहे या यहाँ की संविधान सभा चाहे तो वो इस अधिनियम में भी सुधार कर सकती है, ये राष्ट्र को अधिकार दिया गया। कुछ चीज़ें 1935 के अधिनियम में ऐसा भी हो सकता है जो कि मानने के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, शासन के लिए उचित नहीं समझता वो भारतीय, तो उसमें सुधार करने का अधिकार दिया गया। और
अंतिम विशेषताएं क्या थी कि भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया, यानी कि माउंटबेटन ने जो है एक प्रस्ताव जो रखा था, इसको ब्रिटेन के संसद में 4 जुलाई 1947 को रखा और 18 जुलाई 1947 को राजशाही की संस्तुति मिली। मतलब जो ब्रिटेन का जो सम्राट था वहाँ पे, या जो वहाँ की महारानी थी, जो भी, उन्होंने क्या किया, 18 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट कर लिया, उसकी मंजूरी मिल गई। ये डेट भी खूब पूछा जाता है आपको, शायद बुक में लक्ष्मीकांत में या किसी में मिलेगा नहीं ये डेट, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, पीसीएस एग्ज़ाम में, कि जो है भारतीय स्वतंत्रता के अध्यादेश जो थे, इसको ब्रिटेन की राजशाही के द्वारा कब मंजूरी मिली या कब उसे एक्सेप्ट किया गया। तो यही 18 जुलाई 1947 को पेश किया गया था, 4 जुलाई 1947 को, और इसे एक्सेप्ट किया गया यानी मंजूरी दी गई 18 जुलाई 1947 को। तो दोस्तों, इस तरह से आज समाप्त किया हम लोगों ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक, यानी कि आज ये हमारा अधिनियम का अंतिम वीडियोस था। हम लोगों ने पूरा शासन था, उसके बाद फिर ब्रिटिश क्राउन का शासन आया। तो इस दोनों में जितने भी 10-12 अधिनियम, चार्टर एक्ट या फिर पिट्स इंडिया एक्ट जो भी पारित हुए, हम लोगों ने सारे अधिनियम को विस्तार से पढ़ा और इससे संबंधित कुछ सवालों को भी बीच बीच में मैंने आपको बताते रहा। तो उम्मीद करते हैं कि अब इस अधिनियम से संबंधित आप लोगों ने एक अच्छा सा नोट्स बना लिया होगा। यदि नहीं बनाए अभी तक तो हम फिर एक बार आपसे कहेंगे कि वीडियोस को देखें और वीडियोस को पॉज करके रोकें और बातों को सुन करके एक अच्छा सा नोट्स बना लें, ताकि आपको कल दिन कम समय में रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े तो आप नोट्स को देख करके रिवीजन कर सकते हैं और उसे अपने माइंड में मेकअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि आपको इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं, उस पर हम ज़रूर अमल करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अब एक नए अध्याय के साथ। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ, चूँकि अब तो हम 1947 तक पढ़ लिए हैं, देश हमारा आज़ाद हो चुका है यहाँ तक, लेकिन हमारा संविधान नहीं बन पाया अभी। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, तो 1947 से 1950 के बीच में क्या हुआ, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। कैसे हमारा संविधान बना, कौन बनाया, कहाँ कहाँ से क्या लिया, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।